हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, गद्य खंड से यहाँ पर हमने एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। महादेवी ब्रह्मा जी ने अपने बचपन की यादों में यहाँ पर एक संस्मरण लिखा है जिसमें वो अपने बचपन की बातों को बता रही हैं कि किस प्रकार से उनका बचपन बीता है और कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रही है लेखिका कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है और कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रही है लेखिका कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 2 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। और ये क्या कह रही है लेखिका कि मेरे परिवार में प्राय यहाँ पर 2 वर्ष 200 साल तक उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी। इसके बाद उनके जो बाबा थे, जिनको अपने दादाजी को वो बाबा बुलाती थी, उन्होंने दुर्गा पूजा की और दुर्गा पूजा के बाद महादेवी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसके बाद बड़ी धूमधाम से इनके यहाँ पर स्वागत किया गया। और क्या कहती हैं कि वो मुझे क्या एक विदुषी बनाना चाहते थे, यानी कि एक पढ़ी लिखी स्त्री वो बनाना चाहते थे। ठीक है। उनके बाबा जो है फारसी और उर्दू जानते थे और पिताजी उनके अंग्रेजी में पढ़ी थी। ठीक है ना। पिताजी से उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी पढ़ा था। हिंदी का उनके परिवार में कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जी यहाँ जबलपुर से आई थी। उनकी जो माता जी थी वो जबलपुर की रहने वाली थी। तब वे अपने साथ हिंदी लाई और पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र जो है पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। तो यहाँ पर उनके जो दादाजी थे वो कहते थे कि अपनी पोती को वो क्या बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो बाबा जी थे वो उर्दू और फारसी जानते थे और वो चाहते थे कि उनकी पोती भी उर्दू और फारसी को सीख ले। लेकिन मेरे बस की नहीं थी, उनके बस की नहीं थी, यानी कि उनको इंटरेस्ट नहीं था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो बाबा जी थे वो चाहते थे कि वो उर्दू और फारसी पढ़े, लेकिन मेरे बस की नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर एक दिन जब उनके घर में मौलवी जी आए जो उनको उर्दू और फारसी पढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो है चारपाई के नीचे छुप गई थी। इसके बाद उनको पंडित जी को बुलाया गया और उनको संस्कृत पढ़ाया। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी और पूजा पाठ के समय में वो क्या कह रही हैं कि मैं भी बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रखा और मुझको मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी और मेरा मन नहीं लगा। तो उनको पहली जो उनकी शिक्षा थी, उनको मिशन स्कूल में उनका एडमिशन किया गया, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लिया था। ठीक है। जहां पर उनकी भेंट जो है किससे हुई, उनकी भेंट यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी के साथ हुई थी। और जो कि यहाँ पर 5वीं में महादेवी ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एडमिशन लिया था और जो सुभद्रा थी वो उनसे 2 साल बड़ी थी और 7वीं क्लास में वो यहाँ पर थी। तो क्या कह रही है कि वो मुझसे जो है सीनियर थी। मैं भी बचपन से कुछ तुक मिलाती थी। तो यहाँ पर दोनों ही सुभद्रा कुमारी जी और महादेवी ब्रह्मा जी दोनों ही उस गर्ल्स कॉलेज में दोनों ही मिले। और यहाँ पर वो क्या देखती हैं कि वो एक भी क्या है, कविता लिख रही हैं, कविता लिखती थी। और पहले जो है क्योंकि उनके घर में संस्कृत का माहौल था, वहां पर वो खड़ी बोली उनकी माता जी जो है मीरा के पद गाती थी। ठीक है। और मीरा के पद गाती गाती, क्योंकि सुबह शाम उनकी मम्मी जो है मीरा के पदों को गाया करती थी, ऐसे में वो जो है उनके परिवार का जो माहौल वहां पर बना हुआ था, तो वो उनको सुन सुनकर मैंने ब्रज भाषा में लिखना, वो कह रही है कि मैंने शुरू किया था। ठीक है। तो पहले जो है उन्होंने यहाँ पर इस गर्ल्स कॉलेज में जब एडमिशन लिया, इससे पहले वो परिवार से आई, वहां पर उनके अपनी माता के क्या मीरा के पदों को वो गाया करती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। तो इस प्रकार से वो कुछ लाइनें मीरा के पदों को गुनगुनाती थी उनकी माता जी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी और
सुनकर भी मैंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था। यहाँ आकर इस गर्ल्स कॉलेज में आकर मैंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि उनको लोग जानते थे। प्रतिष्ठित का मतलब वहां पर उस कॉलेज में या उस वातावरण में लोग उन्हें जानते थे। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। वो क्या कह रही हैं कि मैं सुभद्रा जी से छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा। तो क्या कह रही हैं कि एक दिन मैंने सुभद्रा जी ने मुझे कहा कि क्या तुम कविता लिखती हो? तो वो कह रही हैं कि मैंने डर के मारे क्या कहा, नहीं मैं नहीं लिखती हूँ। ठीक है ना। तो आगे क्या होता है, अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और मुझे बहुत सा निकल पड़ा। तो वहां से जो है जब उन्होंने उनके डेस्क के नीचे देखा तो वहां बहुत कुछ निकला। और क्या कह रही हैं, उन्होंने मेरे डेस्क के नीचे तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, जैसे किसी ने अपराध किया होता है उसको पकड़ा जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर लेखिका की भी स्थिति थी। ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई ये कविता लिखती है। तो उन्होंने चोरी छिपे, सुभद्रा जी से उन्होंने चोरी छिपे बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कविताएं लिखी हुई थी वो उन्होंने छुपा ली थी। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने डेस्क के नीचे देखा तो यहाँ पर बहुत कुछ उनको मिल गया और उनकी कविताओं को एक हाथ में पकड़े और एक हाथ में महादेवी को पकड़े सुभद्रा जी ने पूरे हॉस्टल में घुमाया और सबको ये बताया कि ये कविता लिखती है। ठीक है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई और क्राफ्टवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी। ठीक है। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे जब और लड़कियां वहां पर खेलती थी। क्या कह रही हैं कि जो वहां पर हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल था, वहां पर एक पेड़ की डाल नीचे की तरफ थी, तो वो दोनों लड़कियां वहां पर बैठ जाती थी और वो कह रही हैं कि जब और लड़कियां वहां पर खेलती थी तब हम दोनों तुक मिलाते थे। और उस समय एक पत्रिका निकली थी, स्त्री दर्पण। कौन सी वहां पर पत्रिका निकली थी उस समय? स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे, अपनी कविताओं को वो दोनों लिखते थे और उस दर्पण, उस पत्रिका में वो क्या करते थे, स्त्री दर्पण में वो भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी गई जाती थी और कह रहे हैं कि हम दोनों की जो तुकबंदी थी, कविताएं थी, वो छप भी जाती थी। और फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे और फिर उसके बाद वहां पर कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था और मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का यहाँ पर सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। यहाँ पर क्या कह रही हैं कि उस समय यहाँ पर गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ठीक है। 1917 में यहाँ पर वो आई थी और वहां पर वो बता रही हैं कि आनंद भवन में स्वतंत्रता के संघर्ष का वो केंद्र बन गया था, जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। तो उस समय हिंदी का प्रचार भी चलने लग गया था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्टवेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे और कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते, तो कभी रत्नाकर जी होते। ठीक है ना, वहां पर अध्यक्ष सम्मेलन में कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से हम सुनते रहते थे और मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। तो कह रही हैं कि उस समय जब मैं उस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी तो उस समय मुझे लगभग 100 तक क्या मिल गए थे, वहां पर तो पुरस्कार मिल गए थे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। आगे वो बता रही हैं कि एक दिन की उनको घटना फिर याद आ रही है कि कह रही हैं कि एक कवि सम्मेलन था तो वहां पर उनको एक चांदी का कटोरा मिला और उस दिन सुभद्रा जी उस सम्मेलन में नहीं आई थी। ठीक है ना। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। तो जब वो घर आई तो उन्होंने सुभद्रा जी को कहा कि देखो मुझे यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो इस पर उन्होंने क्या कहा सुभद्रा ने कि ठीक है, आपको मिला है
तो आप अब क्या करो, एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बाबू आए, ठीक है ना, और हम लोग तब अपने जेब खर्च से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। उस समय उनके वो क्या कह रही हैं कि आनंद भवन में, क्योंकि उस समय आंदोलन भी चल रहा था, तो बाबू आए और वो क्या कह रही हैं कि हम अपने जेब खर्च से जो है देश के लिए एक एक दो दो आने क्या करते थे, बचाते थे। जब बाबू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। तो उस दिन जब बाबू के पास में गई तो अपना कटोरा भी ले दी गई। मैंने निकालकर बाबू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? तो बाबूजी ने उनसे क्या पूछा कि ठीक है, कि क्या तुम इसको देती हो, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कहती, वो तो दिखा रही थी, लेकिन बाबूजी ने को लगा कि शायद कि हमेशा ही क्या देते हैं, देश के लिए पैसे देते हैं, तो क्या पता ये अपने इस इनाम को देश को ही समर्पित कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि तू देती है क्या इसे, ठीक है ना। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। तो इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा और दे दिया, मना भी नहीं कर पाई, ठीक है, और वो लौट कर आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है। अब उनके मन में दुख किस बात का था कि बाबूजी ने ये नहीं पूछा कि किस कविता पर तुम्हें ये कटोरा मिला। तो बाबूजी ने सीधे उनका कटोरा ले लिया और उनसे ये भी नहीं पूछा कि कौन सी कविता पर तुम्हें ये कटोरा जो है मिला है। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, वो ये सोच रही थी कि शायद वो मुझे वो कविता सुनाने को बोलेंगे जिस पर मुझे ये पुरस्कार मिला था, लेकिन बाबूजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि मेरा कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। तो इस पर उन्होंने कहा कि और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो मुझको बनानी होगी, ठीक है ना, तुमको बनानी होगी। अब क्या कह रही है सुभद्रा जी, क्योंकि जब उनको कटोरा मिला था उन्होंने क्या कहा था कि तुम एक दिन इस कटोरे में मुझे खीर खिलाओगी बना करके। अब सुभद्रा जी इसमें क्या कहती हैं कि देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, क्या कह रही हैं कि चांदी का जो कटोरा है वो तो तुम्हारा चला गया है। अब चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन जो है प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बाबूजी को दे दिया। तो कह रही हैं आगे कि उस समय तो मुझे ऐसा लगा, दुख इस बात का हुआ कि बाबूजी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कौन सी कविता पर तुम्हें ये पुरस्कार मिला, और बाबूजी को शायद वो सुनाना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने ये नहीं पूछा। अब आगे क्या होता है, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब आगे जी सुभद्रा जी जो थी वो छात्रावास छोड़कर, उस हॉस्टल को छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। तो वो एक साथ रहती थी, कहाँ पर, उस हॉस्टल में। पहले वो सुभद्रा जी के साथ रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक जो है मराठी लड़की यहाँ पर आती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, कोल्हापुर से आई थी वो लड़की जो है, वो कोल्हापुर से आई थी और जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। तो उसको वो शॉर्ट में क्या बोलते थे, उसका निक नेम उन्होंने क्या रख दिया था, जैबुन। वो मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। तो जैबुन जो लड़की थी, जो कहाँ से आई थी, जो मराठी लड़की थी, ठीक है ना, और कोल्हापुर से आई हुई थी। तो वो अभी सी बात है, शायद उनसे छोटी होगी, तो वो उनका बहुत सारा काम कर देती थी। तो इससे उनको जो है बहुत सारा अवकाश का मतलब उनको टाइम मिल जाता था, क्योंकि वो डेस्क में उनकी जो कविताएं थी लिखने के लिए, उनका जो काम था वो कर देती थी। अब वो कह रही है कि मुझे और समय मिल जाता था। जब उन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। अब क्या कह रही है कि जो मराठी लड़की थी अब वो मराठी में बोलती थी, ठीक है ना। तो कह रही है कि उसके साथ रहकर मैं भी कुछ कुछ जो है मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम, ठीक है। और जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी से
टोके बिना न रह जाता, यानी वो उसको बार बार टोकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे क्या कह रही है, वो टोके बिना नहीं रह जाता। वाह देसी कौवा, तो वो क्या कहती थी, वाह देसी कौवा मराठी बोली। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है, ठीक है ना। जैबुन मराठी महिलाओं की तरफ किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो फिर वो उनको क्या बोलती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। तो क्या कह रही है कि हम उस हॉस्टल में रहते थे, तो जो वहां पर लड़कियां अवधी थी वो जो है अवध में बोलती थी, ठीक है ना। बुंदेलखंडी जो है वहां पर बुंदेली बोलती थी और कोई भी अंतर नहीं था, और हम जो है पढ़ते किस में थे, हिंदी में पढ़ा करते थे। उर्दू भी हमको यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम भाषा में ही बोलते थे, ठीक है ना। तो वो क्या कह रही है कि हम हिंदी भी यहाँ पर पढ़ते थे, साथ ही साथ हम यहाँ पर उर्दू भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा ही बोलते थे, यानी कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही आपस में बोला करते थे, ठीक है। तो देखिए हम अपनी भाषा ही बोलते थे, यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद नहीं होता था। आगे जो है लेखिका क्या कह रही है कि यह बहुत बड़ी बात थी कि हम जो है एक ही मैस में रहते थे, अलग अलग देखिए संप्रदाय के लोग भी थे, ठीक है ना, और फिर भी वहां पर कोई विवाद नहीं था। हम साथ में एक ही प्रार्थना करते थे, एक मैस में हम खाते थे, ठीक है ना, वहां पर हम साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी वहां पर कोई विवाद नहीं था, ठीक है। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। तो क्या कह रही हैं, उसके बाद जब मैं उस विद्यापीठ से आई तो तब तक जो है अभी तक भी मेरा जो क्रम है वही चल रहा है। कभी कभी बचपन के जो संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और संस्कार भी था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। तो क्या कह रहे हैं कि जहाँ वो रहती थी वहां पर जो है जवारा के जो नवाब हैं वो भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। तो क्या कह रहे हैं कि उनकी वो क्या थी, नवाबी थी, वो छिन गई थी और अब वो जो है एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे और बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। तो वो क्या कह रही हैं कि उसी कंपाउंड में वो भी रहा करती थी और बेगम साहिबा कहती थी हमको क्या कहो, ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहा करते थे। आगे वो बता रही हैं कि हम लोग उनको क्या कहते थे, ताई साहिबा, ठीक है। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। अब उनके जो बच्चे हैं हमारी माँ को चची जान, वो ताई कहते थे, ताई साहिबा, और उनके जो बच्चे हैं वो हमारी माँ को क्या कहा करते थे, चची जान, ठीक है ना। आगे देखिए हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। तो उनके जो सोसाइटी में किस प्रकार की जो परंपरा थी कि हमारे जो जन्मदिन थे वो ताई साहिबा के घर में मनाया जाता था और उनके बच्चों के जो जन्मदिन है वो इनके घर में मनाया जाता था। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। तो वो कह रही हैं कि जिनको वो ताई साहिबा कहा करती थी उनका एक लड़का था और उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, ठीक है ना, कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए, ठीक है। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो अपने बेटे को राखी के दिन कुछ भी यानी कि निराहार की कोई खाना कोई पानी उनको नहीं देती थी। वो क्या कहती थी कि राखी के दिन जब तक बहनें भाई को राखी ना बांधे तब तक उन्हें निराहार रहना चाहिए, यानी कि भूखा रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, ठीक है। तो बार बार वो क्या कहा करती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे और हमको लहरिये या कुछ
मिलते थे, ठीक है, यानी गिफ्ट में उनको कुछ मिलते थे। इस तरह जो है मुहर्रम में भी हमें कपड़े उनके बनते थे, हरे कपड़े उनके बनते। तो आगे वो कह रही हैं कि मुहर्रम में भी जो है हरे कपड़े उनके बनते थे, तो हमारे भी बनते थे। तो क्या कह रही हैं, उनके उसके बाद जो है राखी के बाद मुहर्रम में हरे कपड़े उनके भी बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके। क्या कह रही है कि वहां पर तो क्या कहा, ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो मेरा नेक नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को कहने को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई और हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, कहने लगी थी। दुल्हन जिनके ताई चाचा नहीं होते हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ और यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो ये जो है अपनी सोसाइटी की बात यहाँ पर बता रही है, ठीक है। आगे देखिए, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। तो आगे जो उनका लड़का था वही आगे चलकर जो मनमोहन था वो कौन बने, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम भी वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उसके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे और वातावरण ऐसा था कि उस समय हम लोग जो है बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है वैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है, शायद वह सपना सत्य हो गया है और भारत की कथा कुछ और होती। क्या कह रही हैं कि शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा जो है कुछ और हो जाता। यहाँ पर जो है लेखिका हमें क्या कह रही है कि उस समय का जो वहाँ सोसाइटी का जो हमारे समाज की जो स्थिति थी, कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है ना, जाति धर्म इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वो कि जिस मैस में रहती थी वहाँ अलग अलग भाषा के अलग अलग लोग रहते थे, तो फिर भी वो एक प्रार्थना करते थे, एक साथ वो खाना खाते थे, एक साथ वो रहते थे। और इसमें लास्ट में वो यही कह रही हैं कि शायद वो सपना सत्य हो, क्योंकि जो है वो अपने जिस पड़ोस में जिनको वो ताई साहिबा कहा करती थी वो अलग संप्रदाय से थे, फिर भी उनके घर में इतना प्रेम और प्यार था। वो आपस में एक दूसरे के, जब उनका बर्थडे उनका जो जन्मदिन है होता था तो उनके घर में मनाया जाता था, और उनके बच्चों का जो जन्मदिन है ये जो है लेखिका के घर में मनाया जाता था। तो उनके बीच में इतना प्यार और प्रेम था, वो कपड़े पहनते थे, तो त्योहारों में उनके त्योहार और लेखिका के त्योहार सब जो है वो साथ में मनाया करते थे। यहीं पर वो लास्ट में यही कह रही है कि शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। इस प्रकार के जो संप्रदाय और समाज में इस प्रकार की जो क्या होती हैं विरोध होते हैं वो नहीं होते, ठीक है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पर संस्मरण खत्म हो गया है। और ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका ने ये संस्मरण अपने बचपन की कुछ यादों में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर वो शेयर करती हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का उनका बचपन रहा और क्या क्या वो वहां पर उनके शौक थे, उन्होंने कविता और हिंदी साहित्य में उनका कहाँ से आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये सब बातें हैं यहाँ पर। चलिए तो अब प्रश्न कर देखते हैं इसमें। चलिए यहीं से हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो देखिए एक शब्द एक यहाँ पर उन्होंने कुछ लाइन बताई थी कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी बड़ी खातिरदारी हुई। ये जो है लेखिका ने यहाँ पर बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी बहुत खातिरदारी हुई। इसके बाद वो ये भी बताती हैं कि उस समय का ऐसा दौर था, उन्हीं के परिवार में लगभग 200 साल तक किसी भी लड़की ने जन्म नहीं लिया, जन्म लिया भी तो उन्होंने इससे पहले उनको क्या किया जाता था, खत्म किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में
यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो कैसी रही होगी उस समय अर्थात यानी कि सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जो है क्या किया जाता था, जन्म देते ही मार दिया जाता है। और ये जो है लगभग अभी 10 से 20 साल पहले भी ये बहुत ज्यादा इसका चलन था, और आज भी कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की कुरीतियां चल रही हैं। हालांकि सरकार ने भी इसके लिए कई प्रकार के कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं चोरी छिपे इस प्रकार के कुकृत्य जो है करते रहते हैं। ठीक है ना। तो उस दशक में तो बहुत ज्यादा इसका था कि लड़कियों को पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। और उसके बाद जो है बाद में जब टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया तो अंदर ही भ्रूण हत्या की जाती है। तब अंदर ही उनको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है कि लड़की का जन्म होने वाला है। तो उस समय तकनीकी नहीं थी, तो जन्म लेने के बाद उनको मार लिया जाता था। बाद में जब तकनीकी आई जिससे आपको पता चल जाता है उसके लिंग के बारे में, तो उसके बाद जो है लोगों ने क्या किया, उसको अंदर ही गर्भ में ही लड़की को मार दिया जाता था। ठीक है। हालांकि आजकल इसके लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये वो दौर था। और अभी भी जो है कहीं ना कहीं लोगों की किसी न किसी में इस प्रकार की मानसिकता है कि लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो महादेवी ब्रह्मा जी हैं वो भी यही बताती हैं कि मेरी जो स्थिति थी वो उन लड़कियों से, जो मेरे साथ की लड़कियां भी थी, उनसे जो है बेहतर थी। क्योंकि उनके जो जन्म कुल में, उनके परिवार में 200 साल तक किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया था। और उनके जो बाबा थे, जिन दादाजी थे, उन्होंने दुर्गा पूजा की थी लड़की के जन्म के लिए। और इसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने उनकी पढ़ाई के लिए, वो उसे पढ़ा लिखा कर बहुत उच्च पद पर क्या करना चाहते थे, उनको भेजना चाहते थे। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था, मेरी जो दशा थी, जब मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है कि अन्य लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो उस समय यानी कि अर्थात 1900 के आसपास जो है भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी ब्रह्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं कि बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता तो सब चुपचाप जो है विदा हो जाते। तो जिस उस समय का दौर ऐसा था कि लड़कियों का जब जन्म होता था तो सभी जो ऐसा लगता था जैसे मातम छा गया होगा, कोई दुख का समाचार मिल गया होगा। और लड़कों के जन्म पर बैंड बाजे वगैरह रखे जाते थे और उत्सव मनाया जाता था। तो इस प्रकार का दौर था उस समय। ठीक है। तो ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगना और पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन लड़कियों के जन्म पर मातम मनाया जाता था और इससे आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले लड़कियों की शिक्षा पर भी इतना बल नहीं दिया जाता था। ऐसा लगता था, ऐसा लोगों की सोच थी कि लड़कियों को घर के ही कामकाज में ही रखा जाए, उनको घर से बाहर ना निकाला जाए। तो इस प्रकार की सोच रही और कहीं न कहीं समाज में कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता है। आज हमारी जो सरकार है वो भी लड़कियों की शिक्षा पर बल देता है और लोगों की मानसिकता भी कहीं ना कहीं सुधरी है। हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। लड़कियों के प्रति सभी जागरूक हो रहे हैं और सभी अब लड़कियों की शिक्षा और उनकी रक्षा के लिए आगे रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो आगे प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।